संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशिष्ट अभिकरण हैं, जैसे WHO, यूनेस्को, इसके अध्ययन के बाद, इनको समझने के बाद और इनकी क्या भूमिका रही है, ये जानने के बाद अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं असफलताओं का आकलन कर सकें। यानी गत 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या खोया, क्या पाया, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। तो हमारा अगला बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। आखिर ये उपलब्धियों का ही परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज जिंदा ही नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति में एक अहम भूमिका निभा रहा है। हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। निश्चित रूप से कुछ असफलताएं भी इसके हाथ लगी, दुर्भाग्यवश, लेकिन कुल मिलाकर इसने अपने इस लंबी यात्रा में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वह काबिल तारीफ हैं। अपनी स्थापना से लेकर 1945 से लेकर उसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। यदि हम कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करें तो उचित होगा। हम शायद बेहतर स्थिति में होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि विश्व राजनीति में, वर्तमान विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपलब्धियों में पहली उपलब्धि उसकी ये हम मान सकते हैं कि अब तक उसने करीब 35 से 40 शांति स्थापक सेनाएं एवं पर्यवेक्षक दलों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा है। 35 से 40 पीस कीपिंग फोर्सेस, शांति स्थापक सेनाएं। मैंने आपको बताया था पूर्व में कि शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध करके एक सम्मिश्रित सेना बनाता है और उस सेना को उन क्षेत्रों में भेजता है जहां पर शांति को खतरा है। उन्हें कहते हैं शांति स्थापक सेनाएं। 35 से 40 स्थानों पर भेजकर उसने शांति बनाने में, उस क्षेत्र में युद्ध की स्थिति को टालने में बहुत बड़ी मदद की है। और ये स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य तो युद्ध को टालना और शांति बनाए रखना है। दूसरी इसकी उपलब्धि कि गत 75 वर्षों में ऐसे यदि मामले गिने जाएं जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने दखल से शांति स्थापित की हो, तो उनकी संख्या 175 से ज़्यादा है, 175 से ज़्यादा। 75 वर्षों के काल में 175 से ज़्यादा मामलों में उसने शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। ये एक बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि मानी जा सकती है। विभिन्न स्टेज पर, विभिन्न चरणों पे और विभिन्न क्षेत्रों में उसने समय समय पर दखल दिया है, समय समय पर अपना प्रभाव छोड़ा है और ये सुनिश्चित किया है कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, और यदि शांति नहीं हो पा रही है तो कम से कम युद्ध की स्थिति ना आए। तीसरी उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकतंत्र की स्थापना। 20वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है, जब राजशाही, तानाशाही आदि का अवसरण हो चला, ये सब उतार पे हो गए और लोकतंत्र ने विश्व मंच पर एक सक्षम शासन व्यवस्था बनाने में बहुत मदद की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 45 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र की स्थापना में मदद की है।
45 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत अहम है। तो इस प्रकार लोकतांत्रिक विचारधारा, लोकतंत्री विचारधारा, डेमोक्रेसी, इसके प्रचार प्रसार में और इसकी नींव को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक राजनीतिक, असैनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी 80 से अधिक मामलों में मध्यस्थता भी की है। मध्यस्थता करने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे मामलों में जिनका मैंने जिक्र किया है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आदि असैनिक मामले, वहाँ पे मध्यस्थता का अर्थ है कि एक से ज़्यादा पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति होने पर किसी बिंदु को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसी भूमिका निभाई है जो दोनों पक्षों को जो स्वीकार्य रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता को स्वीकार करना ये स्वयं में इस बात का परिचायक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका विश्व राजनीति में नकारी नहीं जा सकती, विश्व राजनीति में उसका विश्वास लोगों में बना हुआ है। और इसीलिए तो 45 से ज़्यादा मामलों में, बल्कि 80 से ज़्यादा मामलों में उसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है और ऐसा करते हुए शांतिपूर्ण समाधान समस्याओं का निकाला है। इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरणों की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए उदाहरणों पर न जा करके हम मात्र एक संख्याओं पर जा रहे हैं ताकि उससे ये बात स्पष्ट हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अहमियत कितनी बनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ पर लोगों का कितना विश्वास है। जब पीस कीपिंग फोर्स जाती है तो सामान्यतया जिस क्षेत्र में जाती है वहाँ के लोगों का अनुरोध होता है यूएनओ से कि सेना भेजें शांति के लिए। ये अनुरोध बताता है, इस बात का परिचायक है, इस बात को दृष्टिगोचर करता है कि लोगों का विश्वास, विश्व जनमत, विश्व की शासन व्यवस्थाओं का विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली पर, उसकी क्षमता पर, उसकी सफलता पर बना हुआ है। अगला बिंदु सफलता का, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 100 से ज़्यादा देशों में परमाणु संस्थानों का निरीक्षण किया है। परमाणु कार्यक्रमों को असैनिक और शांतिपूर्वक उद्देश्य की ओर उसको उन्मुख किया है। जब 1945 में पहला परमाणु बम गिरा और फिर शीत युद्ध का काल आया, ये पूरा काल 1945 से लगभग प्रारंभ होने वाला काल, पूरा काल जो है वह वास्तव में परमाणु के तनाव से, परमाणु बम, परमाणु युद्ध के तनाव का काल रहा है। और यदि शीत युद्ध की भयावहता से लोगों को डर था तो मूल रूप से उन परमाणु बमों की उपस्थिति के कारण था। इस पूरे काल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत रूप से अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हुए उसने ये सुनिश्चित किया है कि जो राष्ट्र परमाणु परीक्षण कर रहे हैं वह शांतिपूर्ण उद्देश्य से हो, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा असैनिक कार्यों के लिए हो और इसका किसी तरीके से दुरुपयोग न हो। ऐसा करते हुए उसने लगभग 100 से ज़्यादा देशों का निरीक्षण परीक्षण किया है, वहाँ के कार्यक्रमों पर एक पैनी नज़र रखी है और उसके द्वारा इन देशों के कार्यक्रमों पर नज़र रखे जाने का अर्थ ये हुआ कि विश्व समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ पर विश्वास करता है। ये स्वयं में एक बहुत बड़ी सफलता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि लोगों का विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघ पर बना है। अगली सफलता का बिंदु साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, जो 19वीं शताब्दी की
विचारधारा थी, 19वीं शताब्दी की मुख्य विचारधारा थी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। इसके उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत रूप से बल दिया और ऐसा करते हुए उसने साम्राज्यवादी ताकतों को काफ़ी कमज़ोर किया। उनके विचारों पर, साम्राज्यवादी विचारों पर अंकुश लगाने में सफलता पाई। उपनिवेशों का एक तरीके से खात्मा हुआ। उपनिवेश नए तो बंद ही हो गए, बल्कि जो अभी तक अस्तित्व में थे, धीरे धीरे वे सारे उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार इन साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी विचारधाराओं का पतन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुनिश्चित किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के विभिन्न देशों में आए। नव गठित देश जो थे वहाँ पर सब जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसी इसका प्रयास रहा है। 24 दिसंबर 1962 के आसपास महासभा ने प्रस्ताव द्वारा उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की। अब उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना और महासभा के द्वारा इस प्रस्ताव को लिया जाना और उसके बाद इसका स्वीकार होना इस बात का परिचायक है कि जो ताकतें, साम्राज्यवादी ताकतें थीं तत्कालीन, जिसमें अमेरिका है, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि, ये सब इस बात पर सहमत हो गए। इन पर इतना विश्व जनमत का दबाव पड़ा कि ये इस बात पर सहमत हो गए कि आने वाले वर्षों में उपनिवेशवाद का खात्मा करना होगा। जो स्वयं किसी समय उपनिवेशवादी विचारधारा में पूरी तरह डूबे हुए थे, वे देश अब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में विभिन्न देशों के दबाव में आकर उन्होंने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सील लगाई कि आने वाले वर्षों में उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर ही विश्व जो है, जो दुनिया है, वो निरंतर साम्राज्यवाद का विरोध करती रही है। कहीं पर भी ऐसी प्रवृत्ति पनपती दिखाई देती है जहां कोई एक ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर हावी होने की कोशिश करता है, किसी दूसरे देश की सार्वभौमिकता पर हनन करता है, किसी दूसरे देश पर कब्जा करने का प्रयास करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी मजबूती से सामने आया है और उसका विरोध किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ विरोध किया है, अर्थात उसके सदस्य राष्ट्र जो हैं उन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का उपयोग करते हुए अपने विरोध को इन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ समय समय पर प्रकट किया है। सफलता का अगला बिंदु, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग का वातावरण तैयार किया है। विश्व युद्ध के काल में विश्व समुदाय में पर्यावरण की चिंता को लेकर भी बहुत ऊहापोह मची थी। जो जलवायु परिवर्तन, ओजोन लेयर, ब्लैक होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो सब नई नई बातें सामने आईं, ये बड़ी चिंता का कारण बनी। विकास की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ी। 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी कुछ समय तक विकास का अर्थ था भौतिक विकास। इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा जाता था कि इस भौतिक विकास की दौड़ में हम पर्यावरण के साथ कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं और किस प्रकार एक अन्य तरह की बड़ी भयावह समस्या को आमंत्रण दे रहे हैं। पर्यावरण को मुद्दा बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अपने विभिन्न मंचों से, अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म से उसने ऐसे सम्मेलन किए हैं, ऐसी रिपोर्ट तैयार की हैं जिसके आधार पर उसने सतत रूप से
ये बताने का प्रयास किया है कि विकास की परिभाषा का जो आधार है उसे बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सहयोग की ज़रूरत थी, क्योंकि पर्यावरण ऐसा मुद्दा था जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक मत नहीं थे। एक सहयोग का वातावरण तैयार करने में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रियो डी जैनिरो देखिए कहाँ है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ये एक मुख्य शहर। यहाँ पर उसने एक सम्मेलन करवाया 1992 में, और इस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन। और अर्थ सम्मेलन के माध्यम से विश्व नेताओं के समुदायों को उसने ये चेतावनी दी, ये समझाइश दी कि समय आ गया है जब हमें विकास की परिभाषा को बदलनी होगी, जब हमें पर्यावरण की सुरक्षा को एक अहम मुद्दा मानते हुए एक ठोस कार्यक्रम लेकर चलना होगा, ताकि पर्यावरण के साथ छेड़खानी बंद यदि नहीं हो सकती तो न्यूनतम हो। 1992 रियो डी जैनिरो। अगली उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी स्थापना के बाद से 1945 के बाद से लगभग 80 देशों को स्वतंत्रता दिलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अहम रही है। इन 80 देशों में अधिकतर देश अफ्रीका, एशिया के थे। नव उदित देशों में जो स्वतंत्रता की जो बयार थी उसको और बढ़ाने में, उसको फैलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत अहम रही है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इन नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता में। लगभग 80 राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाई। जहाँ 20वीं शताब्दी का काल विश्व युद्ध के लिए जाना जाता है, शीत युद्ध के लिए जाना जाता है, परमाणु युग के लिए जाना जाता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए जाना जाता है, सोवियत संघ के विघटन के लिए जाना जाता है, वहीं यह काल रंग भेद की नीति का एक तरीके से उन्मूलन होने के लिए भी जाना जाता है। रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति अर्थात गोरे और कालों में अंतर, ब्लैक एंड वाइट, जो बहुत पुराने समय से ये चली आ रही थी, रंग भेद की नीति। और विशेषकर पश्चिमी देशों में गोरे लोग कालों को या एशियन या अफ्रीकन लोगों को ब्लैक्स कहते थे, उनके साथ सौतेला व्यवहार करते थे और उन्हें दास के रूप में रखते थे। ब्लैक्स यानी दास, ब्लैक्स यानी गुलाम, ब्लैक्स यानी स्लेव्स, उनकी नज़र में यही था। ये जो समाज का जो विभाजन था रंग के आधार पे, ये विभाजन अपने तीव्रतर दौर में 18वीं 19वीं शताब्दी में पहुंच चुका था, लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते इस पर प्रश्न उठाया जाने लगा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने रंग भेद की नीति के विरोध में प्रखर आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में उसने रंग भेद को पूरी तरह समाप्त करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका का उल्लेख यहाँ इसलिए आता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका संभवतः वह आखिरी राष्ट्र था जहाँ पे रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। और इस नीति के तहत वहाँ की शासन व्यवस्था में केवल गोरे लोग थे। वहाँ के विभिन्न खेल कूद में केवल गोरे खिलाड़ी ही रहा करते थे। यानी जो भी अहम भूमिकाएं होती थी किसी देश में, दक्षिण अफ्रीका में, उसमें गोरों का वर्चस्व रहता था, जबकि जो जनसंख्या है वह ब्लैक्स बहुल थी। उसमें दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं, बहुल होते हुए भी उनका इसमें समाज में, शासन व्यवस्था में, खेल कूद में कोई योगदान, कोई भूमिका थी ही नहीं।
यहाँ पर इसको समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई और इस प्रकार कहा जा सकता है कि रंग भेद की नीति का लगभग आखिरी किला जो दक्षिण अफ्रीका था उसे ढहाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अहम है। अगली सफलता, सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ये एक उसकी सहयोगी संस्था है। उस संस्था के माध्यम से उस संस्था की मदद से लगभग 23-24 करोड़ लोगों को उचित भोजन की व्यवस्था कराए, उचित अन्न की व्यवस्था कराए, उनको लाभ दिलाया। ये जो 23-24 करोड़ लोग हैं ये लगभग 100 देशों में फैले हुए थे। ऐसे गैर विकसित देश, अविकसित देश, यहाँ पर भूखमरी, अकाल आदि से जो समस्याएं थीं, इनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विकास कोष के माध्यम से करीब 23-24 करोड़ लोगों को मदद पहुंचाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में आपने पढ़ा, WHO, इसकी सहायता से 1980 में संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को चेचक से मुक्त किया गया और इस चेचक से मुक्ति दिलाने में संयुक्त राष्ट्र संघ के मातहत WHO ने बहुत अहम कार्य किया। वर्तमान में तो पोलियो मुक्त कराने का जो कार्यक्रम चल रहा है वह लगभग अंतिम चरण में है। शायद पाकिस्तान, अफगानिस्तान में एक आध दो उदाहरण ही हैं जहां पोलियो के कुछ उदाहरण हैं, जहां पोलियो के कुछ पेशेंट्स हैं, पोलियो ग्रसित लोग हैं। लेकिन विश्व जो पहले पूर्व में पोलियो और चेचक से काफ़ी लबरेज था, अब वह चेचक तो समाप्त ही हो गया है पूरी तरह और पोलियो भी अब अपने अंतिम सांसें गिन रहा है और इसका काफ़ी कुछ श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ को जाता है। अगली सफलता संयुक्त राष्ट्र संघ की, स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों की मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, उसमें लगभग 50% की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर अर्थात हर 1000 में जितने बच्चे मरते थे जन्म के बाद, उनकी संख्या अब आधी हो गई और उसका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से जच्चा बच्चा दोनों को समुचित पोषण देना, समुचित आहार देना, समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं देना और ये समुचित पोषण, आहार, स्वास्थ्य सुविधाओं की सतत उपलब्धता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मुहैया कराई जाने के कारण विशेष रूप से विकसित अविकसित देशों में, नवोदित राष्ट्रों में जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो 50% कम हो गई है। यही नहीं, जो औसत आयु है वो भी बढ़ी है। जीवन आयु जो है व्यक्ति की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। पहले ये औसत आयु 37 वर्ष होती थी, मात्र 37 वर्ष, अब वो वर्तमान में बढ़कर 37 के बदले अब 67 वर्ष हो गई है, 67 वर्ष हो गई है। अर्थात पहले 37 वर्ष की उम्र के आसपास लोग मानने लगते थे अब उनका मृत्यु काल आ गया है, क्योंकि विभिन्न बीमारियों से, कुपोषण से, अकाल और ये तमाम समस्याओं के कारण औसतन 37 साल की उम्र में अधिकतर लोग मर जाते थे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी, कृषि संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसका परिणाम क्या हुआ है कि आदमी का जो औसत जीवन का काल है वह बढ़ गया है और 67 वर्ष हो गया। आप देखते होंगे आज औसत आयु आसपास यदि आप पूछें तो लगभग 75-80 से कम में सामान्यतया लोगों की मृत्यु नहीं होती। एक सामान्य उम्र माने जाने लगी है 75-80 साल और इस लंबी उम्र का श्रेय काफ़ी कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों को जाता है, उस WHO के प्रयासों को जाता है। नेक्स्ट, अगली सफलता,
विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हर वर्ष लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न संयुक्त राष्ट्र संघ वितरित करता है। 20 लाख टन खाद्यान्न वितरित करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये खाद्यान्न आता कहाँ से है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं, उन सदस्य राष्ट्रों के पास से अतिरिक्त अनाज संयुक्त राष्ट्र संघ सुनिश्चित करता है कि वह जरूरतमंद देशों तक पहुंचे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और ऐसा करते हुए वह ये भी सुनिश्चित करता है कि अनाज का भंडारण पर्याप्त हो ताकि समय पड़ने पर उस भंडार का उपयोग आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगहों पर किया जा सके। इस तरह का प्रावधान रखना, एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम चलाना, यह कार्यक्रम चलता है विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है। अगली सफलता 14वीं परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग और जन चेतना अभियान, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अवेयरनेस प्रोग्राम किस लिए? छोटे परिवार की महत्ता के लिए। पूर्व में जॉइंट फैमिली तो होती ही थी, संयुक्त परिवार होते थे, पर एक एक परिवार में कई भाई बहन होते थे, माँ बाप के कई बच्चे होते थे। परिणाम होता था कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और एक स्थिति ऐसी आई कि कुछ देशों में जनसंख्या विस्फोट शब्द का उपयोग किया जाने लगा। जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या के संबंध में स्थिति बड़ी विस्फोटक हो गई थी। इस परिस्थिति से उबरने के लिए, निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई कार्यक्रम चलाए। और निपटना, उबरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही थी, खाद्यान्न उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे थे। तो इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, और इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम के अलावा जन चेतना अभियान चलाया गया, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। परिणाम बड़ा अच्छा रहा। जो जन्म दर है वह भी 50% कम हो गई। जन्म दर से तात्पर्य है कि यदि प्रति 1000 में पहले 1000 परिवारों में पहले यदि 200 बच्चे प्रति वर्ष यदि जन्म लेते थे, अब वो 100 हो गया। तो इस प्रकार जन्म दर पर भी नियंत्रण पाया गया, और ऐसा करते हुए जन्म दर में 50% की कमी लाई गई। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई थी, तो वैसे ही जनसंख्या बढ़ रही थी। उसके साथ ही औसत आयु भी बढ़ गई थी। 37 वर्ष से बढ़ते 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 वो 67 वर्ष पहुंच गई। तो लोग ज़्यादा लंबे समय के लिए धरती पर रह रहे थे, और उसके साथ ही यदि जन्म दर में भी कमी नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से ये एक बहुत विस्फोटक स्थिति कहलाएगी। और इसी से निपटने के लिए जन्म दर पर नियंत्रण करने के प्रयास किए गए, और उसके लिए जरूरी था कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए दैट स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार अच्छा परिवार होता है। और इसीलिए फिर जन्म दर में 50% की कमी लाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता निश्चित रूप से उसके पीछे रही है। अगला बिंदु, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासागरों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए 1994 में समुद्री कानून बनाया और सभी सदस्यों से सहयोग का वचन लिया। जिस तरीके से विश्व के विभिन्न देश, विशेषकर शक्तिशाली देश, अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो स्पेस हो, चाहे चंद्रमा के क्षेत्र हो, चाहे अन्य ग्रह हों, ऐसे ही महासागरों पर भी इनकी पैनी नज़र थी।
महासागर इस कारणों से बहुत महत्वपूर्ण थे कि मात्र वे आवागमन के साधन ही नहीं थे, बल्कि पेट्रोलियम और अन्य भौगोलिक संसाधनों की बहुलता महासागरों को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। और इसीलिए अंततः जब ऐसे प्रयास विभिन्न देशों के द्वारा महासागरों पे अतिक्रमण के प्रयास होने लगे ज़्यादा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंततः उसने इस बात पर लगाम लगाई और सभी राष्ट्रों से 1994 में वचन लिया कि समुद्रों की, महासागरों की सुरक्षा में, उसके संरक्षण में और उसके शांतिपूर्ण विकास के लिए वे देश प्रयास करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगला बिंदु सफलता का बाल कोष यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून 1990 में बनाया गया। कब? 1990 में अंतर्राष्ट्रीय कानून बच्चों को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और इसके तहत सभी सदस्य राष्ट्रों से बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई जाती है। बच्चों के आवश्यकताओं की पूर्ति का तात्पर्य क्या है? खासकर अविकसित देश, निर्धन देश, पिछड़े हुए देश जो कुपोषण की समस्या से, अकाल की समस्या से, खाद्यान्न की समस्या से गुजर रहे हैं, निर्धन हैं, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, इन देशों में बच्चों के विकास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता इनके परिवारों के द्वारा, क्योंकि वे लोग तो स्वयं जीने के लिए जूझ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे देश के जो निम्न श्रेणी के नागरिक हैं, निम्न दर्जे के, इनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनिसेफ के माध्यम से सुनिश्चित कराया कि इन तबके के देशों के बच्चों को वे सब चीज़ें मुहैया कराई जाए, वे सब चीज़ें दी जाएं जिससे उनका बाल्यकाल बच्चों जैसा निकले। बच्चों की आवश्यकताओं की बहुत हद तक पूर्ति कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अहम भूमिका निभाई है और उसके लिए यूनिसेफ बधाई का पात्र है। अगला बिंदु सफलता का संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावों का ही परिणाम है कि शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। विश्व में शिक्षा स्तर में बहुत सुधार हुआ। अब 60% से अधिक लोग साक्षर हैं, अधिक वयस्क, मैं वयस्कों की बात कर रहा हूँ, 60% से अधिक वयस्क साक्षर हैं और महिलाओं की साक्षरता में भी वृद्धि हुई है। 60%। पहले साक्षरता का जो दर था बहुत कम था और अशिक्षित समाज जो है वह निश्चित रूप से बहुत पिछड़ा रहता है और अशिक्षित परिवार कई पीढ़ियों को प्रभावित करता है, दुष्प्रभाव होता है। इस बात को समझना और समझाना, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने बखूबी इस कार्यक्रम को निभाया है, इस बात को समझा है और उसने सतत रूप से प्रयास किया कि शिक्षा का विस्तार हो। शिक्षा के विस्तार के लिए उसने अनेकों स्कॉलरशिप्स, अनेकों योजनाएं, अनेकों विश्वविद्यालय आदि के लिए प्रावधान किया है। महिलाओं की साक्षरता, उसमें वृद्धि बहुत अहम मुद्दा था क्योंकि महिलाएं ही परिवार को चलाती हैं, महिलाओं पर ही बच्चों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। 1970 में मात्र 36% महिलाएं साक्षर थीं और 1990 में ये बढ़ के 56% हो गई। ये जो आंकड़ा है आपके कोर्स के अनुसार वो 1990 में 56%, 20 वर्षों में 20% बढ़ाया गया। और इस साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत अहम योगदान रहा है।
1990 के बाद अगले 30 वर्षों में निश्चित रूप से साक्षरता का प्रतिशत और बढ़ा होगा। अगला बिंदु सफलता का, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनेस्को की मदद से 81 देशों में पुरातत्वों और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया है। 81 देशों में, 81 कंट्रीज में जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, अनादि का बहुत समय से जो निर्मित हैं और वहाँ का इतिहास है, वे स्मारक एक इतिहास की पूंजी हैं, पुरातत्व की पूंजी हैं। उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। और वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से विश्व की ऐसे समस्त भवनों को, स्मारकों को उसने सुरक्षित करने और करवाने की व्यवस्था की है। रायपुर के निकट सिरपुर वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। सिरपुर में जो मंदिर हैं, पुराने मंदिर जो जमीन से निकाले गए हैं, ये हेरिटेज का उदाहरण है, धरोहर का उदाहरण है। विजयनगरम, जिसका अध्ययन आपने पूर्व में इतिहास में किया होगा, विजयनगर एम्पायर, उस विजयनगर एम्पायर के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत अहम योगदान है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कम से कम 81 देशों में, यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 81 देशों में इन पुरातात्विक स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। और उसने तो इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाया है ताकि उससे सारे देश बाध्य रहें उस कानून के परिपालन के लिए और धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता अपरंपार है, अनेकों हैं, विभिन्न क्षेत्रों में है। यद्यपि उसकी स्थापना शांति के लिए हुई थी और शांति बनाम युद्ध के परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा समझा गया और उचित तरीके से समझा, ये उचित ही हुआ कि शांति मात्र केवल युद्ध को हटाना ही नहीं, शांति के बहुत बड़े मायने होते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में यदि समाज शांत है तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है, अपेक्षा की जा सकती है, जो विश्व शांति में विश्वास करेगा और युद्ध को दूर रखेगा।